आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आज की वीडियो का विषय है आदिकाल का लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य एक ऐसा साहित्य होता है जिसमें पाठ, काल, तिथियों आदि की दृष्टि से अनेक संदेहात्मक स्थल मिलते हैं। लौकिक साहित्य में डिंगल भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ कवि हैं, जैसे कि कल्लोल कवि हुए थे, 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था ढोला मारू रा दुहा। इसकी भाषा थी डिंगल यानी पुरानी राजस्थानी और शैली थी इसकी दोहा। नरवट देश का राजकुमार ढोला और पुगल देश की राजकुमारी मारवाणी के विवाह, प्रेम और विरह का इसमें चित्रण दिखाया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ठीक है, इसी श्रृंखला में नेक्स्ट हमारे आते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म 1253 और मृत्यु 1325 की है। ठीक है, इनका नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। गुरु थे इनके निजामुद्दीन औलिया। कहते हैं इन दोनों की समाधि एक ही साथ बनी हुई है। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली और फारसी दोनों में रचना की है। ग्रंथ वैसे तो 100 लिखे हैं, लेकिन मिले इनके 20 या 22 ही हैं। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, खालिक बारी, गजले, दो सुखने, इस तरह से काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। खालिक बारी जो है वो एक तरह से शब्दकोश है। ठीक है, इन्होंने ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर मुबारक शाह तक कई पठान राज दरबारों में ये रहे, आश्रय मिला वहाँ। और 3 अफगानी बादशाहों और 11 सुल्तानों का भी उत्थान और पतन इन्होंने देखा था। ग्यासुद्दीन खिलजी ने इन्हें उपाधि दी थी अमीर की, और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें उपाधि दी थी तोताए हिंद की। ठीक है, खालिक बारी एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो की एक स्टेटमेंट है, किसी ग्रंथ में उन्होंने बोला था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो विद्यापति हैं। इनका जन्म 1352 ईस्वी से 1448 तक है। ठीक है, मृत्यु है 1448 में। दरभंगा ग्राम बिस्पी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके आश्रयदाता थे मिथिला के राजा शिव सिंह। एक श्रृंगारिक कवि कहे जाते हैं ये। शैव भक्त थे। इन पर जयदेव का बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक है, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। इनकी बहुत सारी उपाधियां थी विद्यापति जी की, जैसे अभिमान मेरु, मैथिली कोकिल, कवि शेखर, कवि रंजन, कवि कंठः। इस तरह से ये सारी की सारी इनकी उपाधियां थी जो इन्हें इनकी रचनाओं के आधार पर मिली हुई थी। विद्यापति ने जयदेव चंडीदास की परंपरा में राधा कृष्ण की सरस अवतारणा की है। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऐसा कहा जाता है कि इनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। मतलब इतना रस था इनके उनमें पदों में, जिन्हें गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं। अवठ में लिखी हुई है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखी है शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, विभाग सागर, गौरक्ष विजय नाटक। ठीक है, इस तरह से। और मैथिली में इन्होंने पदावली और लिखनावली, ये 2 इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी हैं। तो जो कीर्तिलता है उसमें क्या है, ये इनकी प्रथम है, युवा अवस्था की रचना है। वो एक प्रबंध काव्य है। हिंदी और बांग्ला भाषा का उस पर प्रभाव है। शैव सर्वस्व सार, इसमें शिवजी की पूजा विधि वगैरह बताई गई हैं, पर कहते हैं ये अप्रकाशित है। भू परिक्रमा, जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, उन्होंने अपनी पाप की मुक्ति हेतु कोई तीर्थ यात्रा की थी, तो उसका विवरण भू परिक्रमा में है। गौरक्ष विजय एकांकी है, नाटक है ये। इसमें गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ की कथा है। ठीक है, और गंगा वाक्यावली, गंगा नदी का महात्म्य है, पूजन विधि है। जो लिखनावली है इनकी लिखी हुई, उसमें पत्र लेखन के तरीके बताए गए हैं। कुल 84 प्रकार के पत्र हैं उसमें, तो पत्र लेखन के तरीके उसमें बताए गए हैं। पदावली जो एक गीति काव्य है, इसमें 936 कुल पद हैं। इसकी भाषा मैथिली है। ठीक है, पदावली की। शिव और उमा की स्तुति पद हैं इसमें। ठीक है,
काफी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, उनका महात्म्य है इसमें। पदावली की भाषा के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे। ठीक है, पदावली की भाषा के आधार पर कुछ विद्वान विद्यापति को बांग्ला का कवि भी कहते हैं। ये उनके अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन पदावली की भाषा के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, अब लौकिक साहित्य तो खत्म हुआ, थोड़ा सा गद्य साहित्य आता है आदिकाल में, जैसे राउरवेल रोड्डा कवि ने लिखी है 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, फिर बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये 49 पंक्तियों का एक शिलालेख काव्य है राउरवेल। ठीक है, हिंदी की 7 बोलियों के शब्द हैं इसमें प्रधान है राजस्थानी। प्रथम नक्षिक वर्णन सहित चंपू काव्य है, पहला नक्षिक वर्णन सहित प्रथम चंपू काव्य है ये। इसमें नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर भट्ट की है, 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखी, मध्य देशीय अवट्ट भाषा में। गद्य और पद्य मिश्रित है ये, एक तरह से व्याकरणिक ग्रंथ है। इसमें काशी के राजकुमारों को शिक्षा दी गई है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है आपका वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखी है 14वीं शताब्दी में। मैथिली भाषा की प्रथम गद्य रचना है ये। ठीक है, इसमें 8 कल्लोल या अध्याय हैं और भाषा विज्ञान से ये संबंधित है, वर्ण रत्नाकर। तो यहाँ पर हमारा आदिकाल खत्म होता है। ठीक है, और इसमें कुछ माना है, जैसे कि राहुल सांकृत्यायन है, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, सरहप्पा को। इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं पेपर में कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, सरहप्पा। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना, पुष्प या पुंडकवि को। ठीक है, ऐसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना, शालीभद्र सूरी को। शुक्ल जी ने माना चंद्रवरदाई को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को। ठीक है, ये हमारे जो मेन थे कवि, उनकी मान्यता थी कि हिंदी का प्रथम कवि किसने और किसे माना है। तो यहाँ पर हमारा आदिकाल खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करेंगे तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।